राधिका ने रेस्तरां में प्रवेश किया। उनके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। उन्हें घबराहट हो रही थी, पर फिर भी बिस्कुटी रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज में वे बहुत ही संजीदा और गरिमामय लग रही थी। राज ने कॉर्नर वाली टेबल से हाथ हिलाया तो राधिका तेज कदमों से उस दिशा में चली गई। राज हंसकर बोले, मुझे लगा था आप नहीं आएंगी, पर फिर भी 1 घंटे से यहाँ बैठकर चाय का आनंद ले रहा हूँ। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, आना तो था, पर थोड़ी सी अनिश्चितता थी। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया तो राज बोले, राधिका, मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा? राधिका थोड़ा सा झिझकते हुए बोली, बहुत दुविधा में हूँ। राज मुस्कुराते हुए बोले, अपने बारे में कब सोचोगी? हमारी जिंदगी हमारी अपनी है, कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहोगी? इससे पहले वे कुछ और बोलते, एक कर्कश महिला की आवाज ने उनकी बातचीत को कहीं दबा दिया। देखा तुमने, मम्मी इस उम्र में क्या गुल खिला रही हैं? ये राधिका की बहू वंदना की आवाज थी। राधिका का पुत्र राहुल अपनी माँ को आग्नेय नेत्रों से घूरता हुआ बोला, मम्मी आपको क्या हो गया है? क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? हमारा नहीं तो कम से कम रिया के बारे में तो सोचा होता। कौन उसका हाथ थामेगा? इससे पहले वंदना कोई और तीर चुभोती, राधिका किसी अपराधीन की तरह सर नीचा किए जाने लगी। राज बरबस बोल उठे, रुको राधिका, तुम क्यों ऐसे जा रही हो? उन्होंने राहुल और वंदना से शांत स्वर में कहा, आप दोनों शांति से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं। वंदना फिर तेज स्वर में बोली, आपकी बहन, बेटी या माँ अगर ऐसे काम करेगी तो आपको पता चलेगा। राज अपना आपा खो बैठे। क्या किया है राधिका ने, सिवाय अपना दुख सुख बांटने के? बहुत सारे लोगों की उत्सुक नजरें उनकी टेबल की तरफ ही उठ रही थी। वंदना फिर भी डटी रही, हाँ, हम तो दुश्मन हैं, आप ही हो सब कुछ। पता नहीं हम क्या जवाब देंगे अपने घर परिवार को। तभी तो सोचूं, रोज घंटों घंटों कौन सी वॉकिंग हो रही है, सोचकर भी शर्म आती है। अनीता दीदी क्या कहेंगी अपने पति और सास ससुर से कि उनकी मम्मी इस उम्र में रासलीला नचा रही हैं। राधिका आंखों में आंसू लिए रेस्तरां से बाहर आ गई। राज ने राहुल को गुस्से से देखकर कहा, पब्लिक में तमाशा करने से बेहतर था हम शांति से बात करते। मेरा और राधिका का फैसला अटल है। हम दोनों कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे किसी को शर्मिंदगी हो। राहुल ने बेशर्मी से कहा, मम्मी के नाम शामली में जो जमीन है वो किसकी होगी शादी के बाद? राज बोले, जैसा राधिका चाहेगी। वंदना बोली, वाह, करोड़ों की संपत्ति हम ऐसे ही नहीं रासलीला में जाने देंगे, हम कोर्ट जाएंगे। राधिका एक झील की तरह शांत 65 वर्षीय महिला थी। जितना भी जीवन उन्हें मिला था उसी में संतुष्ट रहती थी। ये अलग बात है कि इस कारण कभी कभी वे खुद ही विचलित हो जाती थी। कुछ समय पहले राज नामक कंकड़ ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। राज उनकी जिंदगी की शाम को कुछ इंद्रधनुषी रंगों से सजाना चाहते थे। वे एक विशाल सागर की तरह थे। राधिका अपने बेटे राहुल के पास आने से पहले शामली में रहती थी, जो ना तो पूरी तरह कस्बा था, ना ही वहाँ पर महानगर की आज़ादी थी। वहाँ पर जब वे शादी करके आई थी तो 20 वर्ष की थी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर घर की जिम्मेदारियों में वे कभी भी सिर उठा नहीं पाई। पहले राहुल का जन्म हुआ, फिर अनीता का, फिर तो उनके सारे शौक बच्चों के शौक में ही ढल गए। सास ससुर के साथ रहने के कारण घर पर रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता था, पर राधिका ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। राधिका बहुत ही सुघड़ महिला थी। अचार, पापड़, बड़ियाँ सब घर पर ही बनाती थी। राधिका के पति सुरेश वहीं पर स्थित एक गन्ना मिल में मैनेजर थे। अपना मकान था और राधिका की सुघड़ता के कारण बिना किसी दिक्कत के खर्च चल जाता था। राहुल पढ़ लिख कर शादी के बाद बेंगलोर में बस गया। एक एक करके सास ससुर अपनी पूरी उम्र करके चले गए। फिर दोनों मियाँ बीबी रह गए। फिर अचानक एक दिन सुरेश भी राधिका को रोते बिलखते छोड़कर चले गए। राहुल माँ को वहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, पर राधिका अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहाँ पर उनके जीवन की खट्टी मीठी यादें जो बसी हुई थी। पास पड़ोस की बहू बेटियों और भाभियों के साथ
वे अकेले होकर भी अकेली नहीं थी। पर फिर 3 वर्षों बाद उनको अपना घर बेचना पड़ा, क्योंकि राहुल बेंगलोर में अपना फ्लैट लेना चाहता था। घर बेचकर राधिका ने उस राशि के 3 हिस्से कर दिए। एक राहुल को दे दिया। उसके बाद वे शामली में ही अपने लिए एक छोटा घर देखने लगी। पर राहुल के कुछ और ही प्लान थे। वो माँ को अपने साथ बेंगलोर लेकर आ गया। 3 कमरों के फ्लैट में राधिका का दम घुटता था। उसका मन अपने शामली के घर के लिए छटपटाने लगा। सब कुछ नया और अनजाना था। या तो लोग इंग्लिश बोलते या वही की टूटी फूटी हिंदी। अपने यहाँ की खड़ी हिंदी के लिए वे तरस गईं। लिफ्ट में आने जाने से उनको बहुत डर लगता था। वो तो रिया ही थी जिसमें उन्हें अपनापन लगता था। उनकी दुनिया रिया के कमरे तक सिमट गई। रिया जब तक स्कूल से ना आती, वे सहमी सकुची एक कोने में बैठी रहती। रिया भी 2 साल बाद 12वीं पास करके इंजीनियरिंग के लिए पुणे चली गई। उसके कॉलेज के एडमिशन फीस का आधा खर्चा राधिका ने अपनी बचत से ही दिया था। बहू के साथ राधिका की अनबन नहीं थी, पर रिश्ते में एक ठंडापन था। जब भी उनकी पोती रिया अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस हॉस्टल जाती, उन्हें बहुत अकेलापन लगता था। रिया के आ जाने से उन्हें बड़ा अपनापन लगता था। वो राधिका को लेकर मॉल, सिनेमा हॉल और न जाने कहां कहां जाती। दोनों दादी पोती दिन भर गायब रहती। जब दिन ढले वापस आती तो बहुत बार तो बहू वंदना ताना भी दे देती। माँ जी, आपके जोड़ों का दर्द कैसा है आजकल? राहुल भी कभी कभी झुंझलाकर बोल देता, मम्मी अब तो आप दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रही हो। पर रिया के जाने के बाद ये मुझे और वंदना को बहुत भारी पड़ने वाला है। राधिका खूब समझती थी कि उनके बेटे के कान किसने भरे हैं, पर वे क्या करें। उन्हें तो अपने जिंदा होने का एहसास ही रिया की मौजूदगी कराती थी। ऐसा नहीं था कि राधिका के बेटे बहू उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे या उनको किसी प्रकार की समस्या थी, पर राधिका उनकी जिंदगी के किसी कोने में फिट नहीं बैठती थी। राधिका को हर समय ये एहसास होता था कि वे एक फालतू सामान है जिनका कोई काम नहीं है। रसोई में भी ऐसे ऐसे उपकरण थे जो उन्होंने अपनी कस्बाई रसोई में कभी प्रयोग नहीं किए थे। रिया ने ही पहल करके उन्हें मोबाइल से परिचित कराया। उस छोटे से यंत्र को सीखने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा और वे रोज नियम से अपनी पोती और बेटी से बात करने लगी। मन थोड़ा हल्का तो हो जाता था। फिर वे धीरे धीरे लिफ्ट का भी प्रयोग करना सीख गईं। इससे उन्हें ऐसी स्वतंत्रता का आभास होता था जैसे पिंजरे में कैद पंछी को थोड़ी देर पिंजरे से बाहर होने पर अनुभव होता है। अब वे रोज नियम से सुबह और शाम की सैर को जाने लगी। उन्हें अब अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस होने लगी। दिनचर्या बनी तो वे बहू की रोक टोक के बावजूद छोटे छोटे कार्य जैसे डस्टिंग इत्यादि करने लगी। इससे उनकी बहू को भी मदद मिल जाती और बहू की कार्यशैली में भी खलल नहीं पड़ता था। एक सुबह वे चलते चलते थोड़ा थकान का अनुभव कर रही थी तो पार्क की बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगी। तभी उन्हें लगा कोई उनके बराबर में बैठ गया। उन्होंने कनखियों से देखा, एक उनकी हमउम्र सज्जन बैठे थे। राधिका को बातचीत में पहल करने में बहुत दिक्कत होती थी, इसीलिए वे थोड़ा सा अचकचा गईं। जैसे ही वे उठने लगी वे सज्जन बोले, अरे आप बैठी रहें, आपको रोज सुबह शाम सैर करते हुए देखता हूँ, इसीलिए आपको ऐसा बैठा देखकर ठिठक गया। राधिका सकुचाती हुई बोली, नहीं बस यूं ही थकान महसूस हो रही थी। वे सज्जन बोले, मेरा नाम राज है, आपको देखकर ऐसा लगा आप अपने ही इलाके की हैं। क्या आप मेरठ से हैं? राधिका बोली, जी शामली से हूँ, यहाँ अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ। राज बोले, मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरा तो बेटा और बेटी दोनों ही विदेश में रहते हैं। आपको मैं बहुत दिनों से घूमते हुए देख रहा था, पर आप इतनी खोई खोई सी रहती हैं कि पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं आप गलत ना समझ बैठे। राधिका हंस पड़ी और राज राधिका की हंसी से अपनी कुछ पुरानी यादों में खो गए। उनकी एक पुरानी सहपाठी थी कॉलेज की, जिसे वे मन ही मन बहुत पसंद करते थे, पर इससे पहले वे कुछ कह पाते उसकी शादी हो गई थी। न जाने क्यों राधिका को देखकर उन्हें उसकी याद आ जाती थी, इसीलिए उनसे बात करने का वे खुद को रोक नहीं पाए। वे दोनों 10 मिनट तक बैठे रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। आज जब राधिका घर वापस आई
तो न जाने क्यों उनका मन बड़ा खुश था। ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अपने हम उम्र साथी के साथ की कुछ बात और होती है। फिर तो ये रोज का नियम हो गया, दोनों साथ साथ घूमते और अपने घर की ओर चल पड़ते। अब राधिका अपने रख रखाव पर पहले से ज़्यादा ध्यान रखती थी। स्त्री चाहे 60 वर्ष की हो या 16 साल की, पुरुष की प्रशंसा भरी निगाहों को वो तुरंत पहचान लेती है। एक दिन घूमते हुए राज ने राधिका से मजाक में कहा, राधिका जी, आज मैं आपके घर चलूँगा आपके बेटे और बहू से मिलने। पर राधिका के चेहरे का रंग बदल गया। ये राज से छिपा नहीं रह सका, इसीलिए उन्होंने दोबारा ये प्रसंग नहीं छेड़ा। राज को राधिका का साथ बहुत भाता था, उन्हें वे बेहद ही सुलझी हुई लगती थी। पर राधिका ने अपने चारों ओर उम्र, समाज और रिवाजों का दायरा बना रखा था, जो राज पार नहीं कर पा रहे थे। राज ने मेरठ शहर करीब 40 साल पहले छोड़ दिया था। वे बरसों से यही रह रहे थे, इसीलिए उनकी सोच काफ़ी अलग थी। 4 वर्षों पहले पत्नी के देहांत के बाद वे अकेले रह गए थे। उनके बेटे बेटी विदेश में रहते थे। संतानों की इच्छा थी कि वे भी वहीं आ जाए, पर जब राज ने मना कर दिया तो उन्होंने राज से ये कहा कि दोबारा विवाह कर ले। राज ने इसे हंसी में उड़ा दिया, पर राधिका को देखकर उनमें दोबारा से ये इच्छा जागृत हो गई। उनके दिल में राधिका के लिए एक एहसास था, जिसमें वासना नहीं थी, पर था एक ऐसा लगाव और खिंचाव, जिसके कारण उन्हें दोबारा से जीने की ललक पैदा हो गई। बहुत बार उन्हें अपना ही व्यवहार अनजाना लगता, पर वे चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनका बहुत मन था राधिका को अपने घर लाने का, पर वे जानते थे कि राधिका कोई न कोई बहाना बना लेगी। उन्हें मालूम था वे दोनों उस पीढ़ी पे हैं जहाँ पर महिलाएं अपनी इच्छाओं को कभी जाहिर नहीं करती। आज दूर से ही सही उन्होंने राधिका को देखा तो देखते ही रह गए। आज राधिका ने ग्रे और काले रंग का पजामा कुर्ता पहना हुआ था, जो उनके गेहुए रंग पर बहुत फब रहा था। जैसे ही राधिका करीब आई तो बरबस उनके मुंह से निकल गया, आज उम्र के 10 साल कहाँ छोड़ आई हो। राधिका झेप गई और बोली, रिया ने जन्मदिन पर तोहफा दिया है, तो बच्ची का दिल रखने के लिए आज पहन लिया। राज बोले, वाह, पोती आई हुई है, गुड़िया से मिलने मैं आज जरूर आऊँगा। इससे पहले राधिका कुछ बोल पाती, तभी न जाने कहाँ से रिया आ गई और बोली, जरूर अंकल, शाम को मैं दादी के लिए केक भी ला रही हूँ। राधिका अजीब धर्म संकट में थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। लिफ्ट में उन्होंने रिया से शिकायती लहजे में बोला, रिया, क्या जरूरत थी राज जी को बुलाने की। रिया बेबाक अंदाज में बोली, क्योंकि वे आपके मित्र हैं और आप मम्मी पापा की माँ हो, वो आपके मम्मी पापा नहीं हैं। शाम को राधिका का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, ये सोच सोचकर कि राहुल और वंदना क्या सोचेंगे। रिया ने जबरदस्ती उन्हें कांजीवरम सिल्क की पिस्ता रंग की साड़ी पहनाई और मोतियों का एक सेट भी पहना दिया। वंदना ने मुस्कुराकर कहा, रिया, तू तो दादी को दुल्हन की तरह सजा रही है। ये सुनकर राधिका कट कर रह गई। शाम को 5 बजे घंटी बजी। राज जी खड़े थे, हाथों में सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। साथ में था एक चॉकलेट का बॉक्स, जो उन्होंने बड़े प्यार से रिया को थमा दिया। सभी लोग कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर राज ने ही बातचीत की पहल शुरू की और देखते ही देखते राज और राहुल में कार्य संबंधी बहुत सारी बातें मिल गईं। जब राज रात का खाना खाकर बाहर की तरफ निकले तो सबसे काफ़ी घुल मिल कर चुके थे। बहू वंदना ने राहुल से मुखातिब होकर पूछा, राहुल, तुम तो बोलते थे मम्मी की शामली में भी कोई मित्र नहीं है, पर मम्मी तो बेंगलुरु के रंग में बड़ी जल्दी रंग गई। राधिका इससे पहले कुछ बोलती रिया बोली, मम्मी इसमें क्या गलत है। राहुल ने भी अपनी चुप्पी से रिया को मूक समर्थन दिया, पर वंदना की बात के बाद राधिका ने खुद ही अपने घूमने का समय बदल दिया। 1-2 दिनों तक तो राज ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर तीसरे दिन उनका माथा ठनका और उन्होंने राधिका को उनके मोबाइल पर कॉल कर दिया। राधिका ने फ़ोन उठाया तो राज चिंतित स्वर में बोले, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है। राधिका ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। मेरा आपसे कोई अनुबंध थोड़े ही है कि मैं और आप एक साथ सैर करेंगे। राज ने हंसकर कहा, कृपया अन्यथा ना ले, एक मित्र के नाते पूछ रहा हूँ। रिया उसी कमरे में थी जो राधिका से बोली,
दादी ये गलत बात है, राज अंकल बहुत अच्छे हैं। राधिका बोली, बिट्टो समाज के कुछ नियम हैं जो हम औरतों को निभाने ही पड़ते हैं, चाहे हम 16 साल के हों या 65 साल के। आज रिया फिर से वापस अपने कॉलेज जा रही थी। जाने से पहले वो बोली, दादी ये कायदे और नियम रूपी बेड़ियों में आप अपने को कैद मत करो। आप अगर खुश रहोगे तो वो भी खुशी आप हमें दोगे। मम्मी या किसी और के कहने पर अपनी जिंदगी को जीना मत छोड़ो। राधिका कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद राहुल का ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का कार्यक्रम बना। ऑफिस पत्नी का खर्चा भी वहन कर रहा था, पर मां के कारण राहुल का मन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी 2 माह तक सब कैसे अकेले संभालेंगी। ये सब सुनकर वंदना का मुंह सूज गया, पर जब राधिका को इस बात का मालूम हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सुबह नाश्ते की टेबल पर वे राहुल से बोली, बेटे मैं तुम दोनों को किसी प्रकार के बंधन में बांधने नहीं आई हूँ। तुम जाओ और अपने साथ वंदना को भी ले जाओ। वंदना खुश हो गई और राहुल भी अब बिना किसी हिचक के अपनी ट्रिप की तैयारी करने लगा। जैसे कि हमारे देश की परंपरा है, हम बुजुर्गों को आदरणीय समझते हैं, पर उनमें कुछ भावनाएं हैं, ये हम नहीं मान सकते। राधिका भी यही मानती थी, इसीलिए अब तक राज राधिका के मन की था नहीं ले पा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह राज के पास रिया का फोन आया। वो रोआसी होकर बोली, अंकल मैं सुबह से मोबाइल मिला रही हूँ, दादी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। वे ऐसा कभी नहीं करती, राज बोले। कल ही तो हम मिले थे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। चिंतित राज फौरन राधिका के फ्लैट पर पहुँच गए। बहुत देर तक घंटी बजाने के बाद भी जब कोई आहट नहीं मिली तो उन्होंने सोसाइटी के गार्ड की मदद से अंदर से दरवाज़ा खुलवाया। किसी अनहोनी की आशंका से उन्होंने एक झटके में दरवाज़ा खोला। कमरे में बेड पर लेटी बुखार से तपती राधिका बुरी तरह से कँपा रही थी। राज ने बिना कुछ कहे उन्हें उठाया और गार्ड की मदद से अपनी कार में बैठाया। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने उन्हें दाखिल कराया और फिर रिया को फ़ोन पर सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने रिया से कहा कि वो चिंता न करे, अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान लगाए। साथ ही ये ताकीद भी की कि वो अपने मम्मी पापा को इस बात से अवगत ना कराए। पूरे हफ्ते दिन को दिन और रात को रात ना मानकर राज ने राधिका की सेवा की। अब राधिका पहले से काफ़ी स्वस्थ थी और कल उन्हें वापस घर जाना था। राहुल के आने में अभी 25 दिन शेष थे। राज अब राधिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। हॉस्पिटल के बाद वे राधिका को अपने फ्लैट पर ले आए। राधिका हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये जीवन आपकी ही देन है, पर कृपया मुझे मेरे घर पर छोड़ दीजिए। वैसे आप खुद भी समझदार हैं। राज संयम स्वर में बोले, आप मुझे बेहद पसंद हो, मैं आपके साथ अपनी जीवन की सांझ बांटना चाहता हूँ, पर आपके लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या करूँगा, इसमें मेरा स्वार्थ निहित नहीं है। ये बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। मैं एक मित्र और हितैषी होने के नाते आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी घंटी बजी और रिया ने खिलखिलाते हुए प्रवेश किया और राधिका के गले लगकर फफक कर रो पड़ी। राज ने उन दोनों के लिए खाना लगाया और खाने के बाद उन्हें सोने के लिए कमरा दिया। शाम को दोनों दादी पोती को राज ने उनके फ्लैट पर छोड़ दिया। रिया पूरे 1 हफ्ते रही और इन दिनों में वो राज के बहुत करीब आ गई थी। अब वो कॉलेज के लिए निकली तो राज और राधिका का रिश्ता दोबारा से पुरानी लीक पर चलने लगा। ना राज ने कभी अपनी बात दोहराई, ना राधिका पहले की तरह हिचकिचाई। राधिका को राज का साथ पहले भी भाता था, पर कुछ दिनों पहले तक वे जिस परिधि में अपने को बांध कर रख रही थी, उस घटना के बाद उन्होंने अपने को उस कैद से आज़ाद कर लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सांझ की बेला में होती है। आज सवेरे की फ्लाइट से राहुल और वंदना आ गए थे। राधिका ने पिछले दिनों में अपना मन स्थिर करके एक फैसला ले लिया था। एक ऐसा फैसला शायद जो अपने 65 साल की जिंदगी में उन्होंने पहली बार अपनी खुशी के लिए लिया था, और अब वे खुले दिल से अपनी जिंदगी की शाम को राज के साथ बांटना चाहती थी। आज रात खाने पर उन्होंने राज को बुलाया और राज के सामने ही उन्होंने अपने परिवार को अपने निर्णय से अवगत कराया। राहुल थोड़ा अनमना हो गया और सबसे पहले उसने अपनी बहन को सूचित किया। अनीता, जो अपनी मम्मी के हॉस्पिटल में एडमिट होने पर अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों के कारण
बड़ी सफाई से कन्नी काट गई थी। आज अपनी माँ के आगे ससुराल वालों की दुहाई दे रही थी। उधर राहुल को भी सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, पर वंदना को सबसे ज्यादा चिंता अपनी सास के अकाउंट में जमा धनराशि की हो रही थी। रिया ही इस बात से सबसे ज्यादा खुश थी। रात को खाने की मेज पर तनाव भरा माहौल था। खुलकर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। अनीता ने ही पहल करके कहा, मम्मी, आपके इस फैसले से मेरी जिंदगी पर असर पड़ेगा और आप अकेली कहाँ हो, मैं और राहुल भैया है ना। अगर आपके आगे पीछे कोई ना होता तो बात कुछ और थी। राधिका बोली, अनीता बेटा, मेरा फैसला अब नहीं बदलेगा। ये मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। अगर तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो मैं खुद दामाद जी से बात कर लूंगी। उसके बाद अनीता पैर पटकते हुए अपने घर वापस चली गई। वंदना अब हर समय राधिका को शक भरी नजरों से देखती रहती और जैसे ही वे बाहर जाने के लिए कदम उठाती, एक व्यंग बाण जरूर छोड़ती। राधिका ने सोचा भी क्यों वे राज के साथ के लिए इतनी आतुर हो रही हैं, और इसीलिए जब आज राज का फोन आया कि वे शादी की तारीख तय करने के लिए रेस्तरां में बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि वे मना कर देंगी। पर रेस्तरां में तो वे इससे पहले कि अपनी बात कर पाती, ये तमाशा हो गया। राधिका को मालूम था कि उनके फैसले में उनके साथ कोई नहीं होगा सिवाय रिया के, पर उनकी बहू ऐसी बातें कहेगी ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। राज भी गुस्से और दुख में अपने फ्लैट की तरफ चल दिए। तभी मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उनकी बेटी की कॉल पर, पापा आप लिव इन क्यों कर रहे हो, आप शादी कर लो ना राधिका आंटी से। राज को समझ आ गया कि किसी हितैषी ने उनके बच्चों तक खबर पहुंचा दी है। उन्होंने बिना कुछ जवाब दिए फोन काट दिया। फिर अगले दिन उनके बेटे और बहू की वीडियो कॉल थी। उन दोनों को भी यही शक था, और जब उन्होंने शांति से ये कहा, तुमने जैसे भी अपनी जिंदगी गुजारी मैंने उसमें हमेशा तुम्हारा साथ दिया। अब मैं लिव इन करूं या शादी, तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रिया ने राज अंकल और राधिका के फैसले का पूरा समर्थन किया। बस वही थी जो अडिग चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही थी। राधिका पर अब राहुल और वंदना की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि उनसे ज्यादा राहुल, अनीता और वंदना को उस धनराशि व जमीन की चिंता थी जो उनके नाम थी। अब माह में एक बार गाहे बगाहे फोन करने वाले राज के बच्चे भी हर तीसरे दिन उनको फोन करते। दोनों के बच्चों को अब ये लग रहा था, अगर ये शादी हो गई तो उनके माता पिता के नाम पर जो जमीन जायदाद है वो किसको मिलेगी। ये बात सबसे पहले राज को समझ आई। फिर राज और राधिका ने एक अनोखा फैसला लिया। 10 दिनों बाद एक सादे समारोह में राधिका और राज ने पहले फेरे लिए और फिर कोर्ट में जाकर उन्होंने अपने विवाह को रजिस्टर्ड करवा लिया। राधिका को एक अलग सी खुशी थी, खुशी अपनी मर्जी से एक फैसला अपने लिए लेने की, पर दुख भी था क्योंकि उनके परिवार से कोई नहीं था सिवाय रिया के। राज ने शानदार रिसेप्शन किया और उसमें अपने और राधिका के परिवार को भी बुलाया था। उन्हें बुलाने के लिए उन्होंने वसीयत का जाल बिछाया था। वसीयत जानने को बेताब और उत्सुक उनके बच्चे आए थे, और जब वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई तो वे सब बैठे ही रह गए। वसीयत के अनुसार राधिका और राज ने अपनी 50% जमा पूंजी एक वृद्ध आश्रम में दान कर दी थी। वहीं पर वे दोनों अपनी जिंदगी की सांझ बिताएंगे। बाकी की जमा पूंजी उन्होंने अपने नाम पर ही रखी थी, और उनके मरने के बाद अगर कुछ धनराशि बचती है तो वो एक अनाथ आश्रम में दान दी जाएगी। कल रात की फ्लाइट से वे दोनों पहले पेरिस और फिर स्विट्जरलैंड जा रहे थे। दोनों के बच्चे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे कि उनके माता पिता ने एक दूसरे के बहकावे में आकर ये वसीयत लिखवाई है। वंदना बहुत तीखे सुर में बोल रही थी, अब हनीमून मन रहा है, ये भी नहीं सोचा मम्मी ने कि रिया की पढ़ाई और शादी के लिए कुछ उसके नाम कर देती। अरे हमसे दुश्मनी थी, पर अपनी नाती पोते से भी कुछ लगाव नहीं था, अनीता बोल रही थी। रिया ने कड़वे स्वर में कहा, मम्मी मैं आपकी और पापा की जिम्मेदारी हूँ, दादी की नहीं। वहीं राहुल को लगा उसका अपनी मम्मी को बेंगलोर लाने का प्लान फेल हो गया। राज के बच्चे हालांकि नाखुश थे पर कुछ कह नहीं पाए। बस राज की बेटी चलते हुए ये बोली, पापा उम्मीद करते हैं कि आपकी नई पत्नी आपका पूरा ख्याल रखेगी। आपको विदेश में आकर स्वास्थ्य लाभ की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकेतों से ही सही राधिका और राज को ये बता दिया गया था
कि अब उनके बच्चे उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आगे के जीवन में वे ही एक दूसरे के साथ हैं। नीचे राज अपनी कार लिए खड़े थे। राधिका ने अपना सूटकेस कार में रखा, आंखों के कोनों से खुशी की नमी को पोंछा और दोनों चल पड़े जिंदगी की खुशनुमा शाम की शुरुआत करने। शायद फिर से जीवन संध्या में गुनगुनी धूप ने दस्तक दी थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।